क्या आप जानते हैं इंडिया में हर 5 लड़कियों में से एक को पीसीओडी होता है। दैट इज अ करेंट एपिडेमिक जो हमारा आजकल चल रहा है, यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, जो हो रहा है। करीब 300 से 400 मेरे वॉक इन पेशेंट्स जो थे वो मंथली पीसीओडी के निकले। एग्जैक्टली होता क्या है ये, थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगा इसके बारे में। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज यानी कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस कर देता है। पीसीओडी से फर्टिलिटी खराब होने के चांसेस होते हैं। ओवा डिस्ट्रॉय होने लगते हैं पीसीओडी में, जो हमारे ओवा की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। जो गर्ल्स में जब तक ओवम ठीक से नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। प्लस उसको इनफर्टिलिटी यानी कि आफ्टर कंसीविंग एज जो है वो बच्चा कंसीव नहीं होता। मैंने तो काफी ये सुना है कि ओवरवेट जो गर्ल होती हैं उनको ज्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती है। दिस इज अ मिथ एक्चुअली। वेट गेन इसका एक सिम्टम जरूर है, लेकिन ये हो किसी को भी सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है द वाइट कोट टॉक्स में। आज का टॉपिक थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा सीरियस भी है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचि मिश्रा, जो ना सिर्फ पीसीओडी ट्रीट करती हैं बल्कि विमेन्स हेल्थ अवेयरनेस पर एक्टिवली काम भी करती हैं। सो डॉक्टर, वेलकम टू द वाइट कोट टॉक्स। थैंक यू अनुज। सो थोड़ा सा मैम आप अपने बारे में बताएंगी कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, और थोड़ा सा पीसीओडी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर रुचि मिश्रा, नमस्कार दोस्तों। आई एम ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं इसके पहले अपोलो हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल में काम कर चुकी हूँ। नाउ आई एम वर्किंग करेंटली विद मीना देवी जिंदल इंस्टीट्यूट। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट देयर एंड माय ओन क्लिनिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हमारा पीसीओडी टॉपिक है दैट इज अ करेंट एपिडेमिक जो हमारा आजकल चल रहा है। पीसीओडी बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में देखा जा रहा है, जो हो रहा है, और ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी लाइफस्टाइल से अफेक्टेड है। और जैसा कि अभी आपको अनुज भी बता रहे थे कि आजकल यंग फीमेल्स में ये एक बीमारी के तौर पर चल पड़ा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करना चाहूँगी। जैसे मेरे क्लिनिक पे जो एक आउटपुट है पेशेंट का, जो मैंने लास्ट मंथ ही अभी एक कंपनी की सर्वे के थ्रू जो निकाला, उसके अंदर करीब 300 से 400 मेरे वॉक इन पेशेंट्स जो थे वो मंथली पीसीओडी के निकले। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है पीसीओडी जो है हमारे जनरल यंगस्टर्स को ग्रिप में ले रहा है। सो डॉक्टर, पीसीओडी के बारे में तो सबने सुना है। एग्जैक्टली होता क्या है ये, थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगा इसके बारे में। जी, पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक ट्रायड ऑफ सिम्टम्स हम लोग कहते हैं होता है, जो कि जिससे कि हम सिम्टम्स के बेसिस पे उसको पहचानते हैं। पहली चीज है पेशेंट ओवरवेट हो जाता है, दूसरी चीज है पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, तीसरी चीज है पेशेंट को स्किन रिलेटेड डिसीजेस लाइक एक्ने और हेयर फॉल होने लगता है, प्लस उसको इनफर्टिलिटी यानी कि आफ्टर कंसीविंग एज जो है वो बच्चा कंसीव नहीं होता। तो ये 3-4 सिम्टम्स हैं जो कि मेन पीसीओडी को डिनोट करते हैं। और इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, यानी कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस कर देता है। तो हमारे जो नॉर्मल हार्मोन्स हैं, जैसे फर्टिलिटी के हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजेंस एंड टेस्टोस्टेरोन्स एंड प्रोलैक्टिन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ये सारे हार्मोन्स जो हमारे हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, जो कि छोटी छोटी सिस्ट डेवलप हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। ओके, सो डॉक्टर, जैसे मैंने तो काफ़ी ये सुना है कि ओवरवेट जो गर्ल होती हैं उनको ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि लोग ये समझते हैं बट दिस इज अ मिथ एक्चुअली। ये किसी को भी हो सकता है। मेरे तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि अंडरवेट हैं, जिनको ऐसा नहीं है कि ओबेसिटी की ही प्रॉब्लम है सिर्फ। वेट गेन इसका एक सिम्टम जरूर है, लेकिन ये हो किसी को भी सकता है बिकॉज इट इज अ हार्मोन रिलेटेड डिसऑर्डर। और ये बेसिकली हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है कि हम किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके के एनवायरनमेंट में रहते हैं, कितना स्लीप हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें इससे रिलेटेड। ओके, सो मैम, क्या
पीसीओडी से फर्टिलिटी खराब होने के चांसेस होते हैं? पीसीओडी के 3 सिम्टम्स में, जो कि मैंने बताया, एक ओवरवेट, दूसरा इरेगुलर पीरियड और तीसरा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब ही यही है कि उसमें ओवा डिस्ट्रॉय होने लगते हैं पीसीओडी में, जो हमारे ओवा की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। जो गर्ल्स में जब तक ओवम ठीक से नहीं बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इस तरीके से कंसीव होने के चांसेस बहुत पुअर हो जाते हैं, बिकॉज की ओवा की क्वालिटी पुअर है, ज्यादातर खोखले हैं या फिर इमैच्योर है, तो इसलिए जो है वो फर्टिलिटी का इशू आता है। पीसीओडी को डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? कि पीसीओडी 3 तरीके से हम डायग्नोज करते हैं। पहला तो सिम्टम्स है, सिम्टम के बेसिस पे जैसे पेशेंट आता है तो सबसे कॉमन जो कंप्लेन होती है पेशेंट की वो इरेगुलर पीरियड्स की होती है। उसका पीरियड मिस हुआ रहता है, 2-2 3-3 महीने पीरियड नहीं आता है, या एक्सेसिव आ रहा होता है। एक तो ये चीज हो जाती है। सेकेंड थिंग, उसको वेट गेन, जब हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसका वजन बढ़ा होता है। ये डेफिनेट ऑलमोस्ट 99% केसेस में सबका वजन जो है वो रिसेंटली गेन किया होता है, जबकि उनकी डाइट इतनी बड़ी नहीं होती है तब भी। सेकेंड थिंग ये हो गई। थर्ड थिंग इज कि उनके फेशियल एक्ने या फेशियल हेयर्स या हेयर लॉस, ये 3 चीजें भी उसमें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये 3 चीजें मेनली सिम्टम वाइज हो जाती हैं। देन उसका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस करते हैं हम। उसके लिए हम पहली चीज अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में ऑलमोस्ट 99.9% जो है वो डायग्नोज हो जाता है कि पीसीओडी है। अब होने के बाद उसका लेवल कितना है ये देखने के लिए हमें हार्मोन टेस्ट करना पड़ता है, जो कि ब्लड के थ्रू होता है। तो ये 3 तरीके हैं। ओके, सो आपने जैसे बताया है कि पीरियड्स के इरेगुलर होने की वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस होते हैं, तो पीरियड्स इरेगुलर होने के चांसेस क्या होते हैं? देखिए, पीरियड्स इरेगुलर कई तरीके से हो सकता है, ठीक है। हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं इसको। एक यंग गर्ल, एक मिडिल एज वुमेन और एक पेरीमेनोपॉजल। तो अगर यंग गर्ल्स में पीरियड इरेगुलर है तो मोस्ट कॉमन कॉज इज पीसीओडी, क्योंकि यंग गर्ल्स अगर वो सेक्सुअली जो है वो इतना एक्सपोज्ड नहीं है और उसका पीरियड नहीं आ रहा है, मिस हो रहा है, तो मोस्ट कॉमन कॉज जो हम डायग्नोज करते हैं दैट इज पीसीओडी। सेकेंड थिंग, अगर पीरियड इरेगुलर एक सर्टन एज के बाद है, लाइक 35 मिडिल एज में 30-35 के बाद, तो दैट देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ पीसीओडी, प्लस देयर कैन बी अदर रीजंस आल्सो लाइक डीयूबी एंड मिक्स्ड थिंग्स। कई बार फाइब्रॉइड होता है, कई बार एडेनोमाइसिस होती है। ये सब भी टर्म्स हैं जो कि मैं अभी तो डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट ये रीजंस होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड जो ग्रुप होता है जिसमें पीरियड इरेगुलर होता है दैट इज पेरीमेनोपॉजल, मतलब 40 प्लस में। तो उस समय अगर पीरियड इरेगुलर है तो हम रीजंस और दूसरे भी उसमें आ जाते हैं, जैसे कि मीनोपॉज, प्री मेच्योर मीनोपॉज, कई बार मीनोपॉज समय से पहले हो जाना, या फिर कई बार डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि आपके हार्मोन दूसरी तरीके से डिसफंक्शनल काम करते हैं और आपका बच्चेदानी की दीवार मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड इरेगुलर होते हैं। तो उस एज में पीसीओडी नहीं पाया जाता है। ओके डॉक्टर साहब, पीसीओडी में अर्ली प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए और लाइफस्टाइल का कितना इम्पैक्ट पड़ता है इसमें? जी, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है कि लाइफस्टाइल का मेजर रोल पीसीओडी में है। पीसीओडी डेवलप ही लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से होता है। आजकल जैसे यंगस्टर्स में रात रात भर जगना, स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना, प्लस ये पॉल्यूशन जो आजकल ज्यादा हो रहा है, साथ में ये जो जंक फूड का कल्चर डेवलप हो गया है, जिसमें कि वेट गेन बहुत मतलब इनसेसेंटली वेट गेन हो जाता है, क्योंकि लोग को पता नहीं चलता, वो बाहर का मैदा और ये गलत फूड खाते रहते हैं, बर्गर, पिज्जा एटसेट्रा, फास्ट फूड। तो ये सारी चीजें मिल करके पीसीओडी का पॉजिटिव फैक्टर्स बनती हैं। ठीक है, तो अगर हम लाइफस्टाइल में अर्ली एज में ही थोड़ा अवेयर हो जाएं, और जैसे ये मैगी है और बाकी के मोमोज हैं और इस तरीके के जो फास्ट फूड मिल रहे हैं, पहली चीज तो इसका कट ऑफ हम करवा देते हैं, क्योंकि इससे ओबेसिटी होती है और ओबेसिटी का डायरेक्ट रिलेशन हमारा डिजीज से है। तो पहली चीज तो हम वेट मैनेजमेंट करवाते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। उसको ही अगर हम पहले मैनेज कर ले तो हम पीसीओडी को बहुत हद तक रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज पीसीओडी इज नॉट क्योरेबल। अगर एक बार हो जाता है तो इट गोज फॉर द लाइफ टाइम। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पीसीओडी को अरेस्ट कर सकते हैं, इट कांट बी क्योर्ड। तो अरेस्ट करने का मतलब है कि हम एक लेवल पे उसको कंट्रोल करके रखें और मैनेज करके चलें, अपने वजन को बढ़ने ना दें, अपने स्ट्रेस फैक्टर्स को नोटिफाई करें, रात में प्रॉपरली सोना,
हार्मोन्स की पिल अर्ली एजेस में ना खाने लग जाएं। कई बार क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी के पिल्स खा लेते हैं पेशेंट्स, आजकल बहुत देखा गया यंगस्टर्स में, उससे भी पीसीओडी डेवलप हो जाता है। तो ये सारे ड्रग्स भी कॉज करते हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो शायद ये डिजीज इतना बड़ा रूप लेने से बच जाएंगे। तो मतलब बिना कंसल्टेशन के कोई ड्रग भी नहीं लेना चाहिए पीसीओडी के केसेस में? डेफिनेटली। ओके। क्या सेक्सुअली भी एक्टिव होने की वजह से भी पीसीओडी होने के कारण है? क्या होता है कि पीसीओडी इज अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे मैंने अभी पहले एक्सप्लेन किया। तो उसके अंदर जो है देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ योर स्ट्रेस लेवल। तो अगर पेशेंट जो है वो सेक्सुअली एक्टिव है तो जनरली होता है कि वो कहीं ना कहीं ब्रेकअप और कहीं ना कहीं इमोशनल उसके भी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं, जिनकी वजह से उसको एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। सोशल मीडिया से एक्सपोजर उसका हो रहा होता है, जिसकी वजह से आजकल अर्ली सेक्सुअली एक्टिव पीपल ज्यादा मिलते हैं, और उस वजह से वो उस तरीके के ड्रग्स भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे कि जो कि या तो बर्थ कंट्रोल के ड्रग हो गए, या फिर अबॉर्शन की पिल्स हो गई, या फिर जिसको कहते हैं आई पिल वगैरह हो गई। वो सब कंजम्पशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी हेल्थ पे टॉस देता है। तो दैट क्रिएट्स दीज हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके। सो काफी गर्ल्स एंड बॉयज सोशल मीडिया पे इतने एक्टिवली रहते हैं, तो उसका भी काफी ऐसा रीजन है? हाँ, डेफिनेटली रोल तो है ही। अब एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, सोशल मीडिया चेंज हुआ, इंटरनेट ज्यादा आ गया है, उस सबका एक्सपोजर है, तो पीपल आर मोर प्रोन टू डिजीजेस बिकॉज ऑफ दैट। डॉक्टर, पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है? PCOD is a polycystic ovarian disease and PCOS is a polycystic ovarian syndrome. सिंड्रोम हम उसे कहते हैं जब कोई डिजीज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें 2-3 फीचर्स और जुड़ जाते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल सा डिजीज हुआ, आपको इरेगुलर पीरियड्स था और आपको वजन बढ़ा हुआ था, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने जो है उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया एंड इट वाज लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर, तो लॉन्ग टर्म में वो धीरे धीरे सिंड्रोम में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आपके जो है हार्मोनल इफेक्ट्स भी दिखने लगते हैं, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके बाद आपके चेहरे पे एक्ने आ जाते हैं, चेहरे पे बाल आ सकते हैं, और भी आपके मूड चेंजेस होने लगते हैं। तो वो सारी चीजें मिला करके एक वो सिंड्रोम का रूप ले लेती हैं, अगर उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली ना किया जाए। ओके। सो डॉक्टर, आप अपने पेशेंट्स की कोई रियल स्टोरी या रियल लाइफ स्टोरी बता सकती हैं जिसमें उनकी लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से उनको इम्प्रूवमेंट आया हो? या मेरी अभी रिसेंटली एक पेशेंट थी, करीब 6 मंथ्स पहले, बल्कि 6 मंथ्स नहीं 1 ईयर हो गया है। उसने वो बहुत ही टेरेबल स्टेट में आई थी। शी वॉज ऑलमोस्ट 80 kgs एंड उसका वजन बढ़ता जा रहा था, और उसकी उम्र भी ऐसे 20-21 साल होगी, और उसके बाद वो डिप्रेस थी इतनी ज्यादा, क्योंकि वजन की वजह से उसको अच्छा नहीं लगता था, बॉडी शेमिंग होती थी। सेकेंडली वो कुछ भी डाइट ऐसा खा भी नहीं रही थी ज्यादा, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं आ रहा था क्यों वजन बढ़ रहा है। इरेगुलर पीरियड्स तो थे ही, जो कि उसने 2 साल से किसी को कंसल्ट भी नहीं किया हुआ था। तो शी केम टू मी फर्स्ट टाइम, उसका ट्रीटमेंट, मैंने डायग्नोसिस बनाई, उसके बाद मैंने उसको प्रॉपर जो है डाइट मैनेजमेंट प्लस वेट मैनेजमेंट का भी उसको एक चार्ट बना के दिया, और साथ में दवाइयां तो चली ही, और इन्वेस्टिगेशन और सारा कुछ उसका पूरा डायग्नोसिस हुई, और उसने बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। और फॉलो करने के बाद उसका अभी 6 महीने में कम से कम 6 किलो से 7 किलो वजन कम हो गया है, जो कि उसने अपनी एक्सरसाइज और डाइट रूटीन जो मैंने बताया था वो फॉलो करके किया, प्लस दवाइयों का भी फर्क पड़ा, और शी वॉज वेरी थैंकफुल, क्योंकि उसके पीरियड्स भी रेगुलराइज हो गए, और उसने मुझे जो है वो रिव्यू में भी मेरे लिखा हुआ है अभी, उसने जो है बहुत अच्छा रिव्यू अभी लास्ट वीक में पढ़ रही थी, उसने मेरे गूगल रिव्यूज में डाला है कि मैम आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज आपकी वजह से मेरा पूरा माइंडसेट ही उसका बदल गया, वो जो डिप्रेशन में थी, तो वो चीजें उसकी बहुत बेटर हुई। हाँ, सो जैसे कि काफी चीजें ये देखने के लिए मिलती हैं कि गर्ल्स एक्सरसाइज करती हैं, उन्हें लगता है कि उनका वेट कम होगा, बट होता नहीं है उससे। तो इसमें अगर उन्हें पीसीओडी है तो वर्कआउट करने से कितने परसेंटेज उन्हें हेल्प मिल सकती है? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। क्या है कि देखिए, वेट मैनेजमेंट इज अनदर मोडालिटी, मतलब वो पूरी अलग ब्रांच है। वेट मैनेजमेंट इज नॉट दैट इजी ऑल्सो, ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों बताते हैं। तो 70% जो रोल होता है दैट इज डाइट, एंड 30% रोल हमारा एक्सरसाइज का होता है, ठीक है ना। अब आप सिर्फ एक्सरसाइज करते जाएंगे और डाइट पे ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं आएगा।
और साथ में देयर इज अ रोल फॉर ट्रीटमेंट ऑल्सो, क्योंकि अगर पीसीओडी में हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हुए हैं और हमने उनको इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया तो उससे भी जो है वो आपका जो है वेट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसको आप अपने तौर पर ना ट्रीट करके जरूर कंसल्टेंट से जा करके एक बार एडवाइस लें, प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट से सजेशन लें, तभी आपका जो है वो गाइडेड तरीके से जो है वेट लॉस होता है और डिजीज भी ठीक होती है। सो डॉक्टर, थोड़ा सा हम हाइजीन के बारे में बात कर लेते हैं कि काफी लोगों की ये बेसिक प्रॉब्लम है। सो डॉक्टर, हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, या जैसे अगर उन्हें यूटीआई हो रखा है तो उस चीजों में कैसे वो मैनेज कर सकती हैं? हाँ, जैसे कि हम लोग देख ही रहे हैं बरसात का मौसम कितना ज्यादा चल रहा है और इस वेदर में सबसे ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई पकड़ता है। और यूटीआई एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर प्रॉपरली ट्रीट ना की जाए तो ये सालों तक चलती है, बिकॉज ये क्रॉनिक बन जाती है, पहले एक्यूट स्टेज में होती है देन क्रॉनिक हो जाती है। और उसमें हाइजीन का एक बहुत मेजर रोल है। उसमें सबसे पहले जो हम चीज कहते हैं वो ये कि गर्ल्स के केस में आपको अपने इंटीमेट पार्ट को पहले तो वॉश करने का ध्यान रखना होगा। उसके लिए तमाम वॉशेस आजकल आ रहे हैं, ओवर द काउंटर भी वी वॉश वगैरह हैं और बाकी हम मेडिकेटेड वॉशेस भी प्रेफर करते हैं। तो वो वॉश से आप उस एरिया को क्लीन रखें। सेकेंडली, उसको ज्यादा वेट ना होने दें, आपको थोड़ा ड्राइनेस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अंडरगारमेंट्स चेंज करें टाइम टू टाइम, जब आपको लगे कि अब वो एरिया ही ऐसा है कि आपको कई बार वेटनेस फील होगी, वहां पर टॉयलेट भी लग सकती है, वो सब चीजें हैं। तो आपको वो एक तो सूखेपन का ध्यान रखना है क्योंकि ये वेदर भी ऐसा है, तो वो एक तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है कि आप पानी थोड़ा अच्छे से इंटेक करें। 8 से 10 ग्लास वाटर अगर आप इंटेक करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मली हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं। कुछ लोगों का वाटर इंटेक बहुत पुअर होता है जिसकी वजह से कई बार बैक्टीरिया वहीं एक्यूमुलेट हो जाते हैं। प्लस हाइजीन का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर डेफिनेटली होने के चांसेस हैं। ओके, सो डॉक्टर, यूटीआई में अर्ली स्टेज में मेडिसिन का कितना रोल है? हाँ, एक्चुअली यूटीआई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको लोग अर्ली स्टेज में बहुत इग्नोर करते हैं। पीपल आर नॉट अवेयर कि अगर ये हम छोड़ देंगे और ये अपने आप सेल्फ ट्रीट हो जाएगा, जो कि एक मिथ है, वो अपने आप ट्रीट नहीं होता, वो कहीं ना कहीं दब जाता है और वो बाद में सरफेस होता है और रीसर्फेस होता है, तब वो भयानक सिम्टम्स के साथ सरफेस होता है और तब उसको ट्रीट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हम उसे अर्ली स्टेज में ही टेक केयर कर लें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हम बच जाते हैं। कई बार इसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जो कि जिनसे बच जाते हैं, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस, अगर इन्फेक्शन किडनी तक चला गया तो रीनल कॉर्टेक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सारे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाती है। ये सब चीजें बाद में जो है वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो अगर हम इसको अर्ली स्टेज में ट्रीट कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं, पेशेंट को भी अच्छा रहता है और डॉक्टर को भी ट्रीट करने में आराम रहता है। और इसके बहुत अच्छे अच्छे विकल्प आए हुए हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं और साथ में वाटर इनटेक और पेशेंट को हिदायतें हम दे देते हैं कि आप किस तरीके से जो है वो ध्यान रखें, तो धीरे धीरे करके वो चीज रिजॉल्व हो जाती है। जैसे आपने बताया अर्ली स्टेज में अगर आप ट्रीटमेंट करा लें तो आप जल्दी कंट्रोल हो सकता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो अर्ली स्टेज होने के क्या सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, या अर्ली स्टेज का पता कैसे लगता है यूटीआई का? यूटीआई में शुरुआत में जो आप पेशेंट इग्नोर करता है वो ये होता है कि उसको बार बार यूरिन आना, या फिर यूरिन में थोड़ा सा दर्द जिसको हम डायसूरिया कहते हैं, यूरिन करते समय हल्का सा पेन फील होना, या फिर यूरिन की जगह पर इचिंग होना, कुछ खुजली सी फील होना या बर्निंग फील होना, जब पेशाब कर रहे हैं तो हल्की सी जलन महसूस होना। ये सारे अर्ली सिम्टम्स हैं जिसको पेशेंट क्या होता है, एक दो बार हुए और उसके बाद उसने पानी पी लिया तो फिर वो कम भी हो गए तो वो सोचते हैं कि ठीक हो चुका है, जो कि एक मिथ है, वो ठीक अपने आप नहीं होता। बट ये तो मेंस में भी देखने के लिए मिलता है। हाँ, यूटीआई मेंस में भी कॉमन है, इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, और मेल्स में भी काफी यूटीआई मिलता है। तो मेंस के लिए ये काफी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है अगर ये डेफिनेटली बन सकती है। अगर ये बढ़ जाए तो फिर वो क्रॉनिक बन सकती है, और सबसे बड़ी बात ये रेकरेंट बन जाती है। मतलब जब आपने दवा ली तब वो ठीक हो जाता है, आफ्टर 15-20 डेज आपने दवा छोड़ी और उसके बाद वो फिर रीअपियर हो जाता है, तो वो आप परेशान हो जाते हो, अगेन एंड अगेन दवा लेते हो तब ठीक होता है और दवा नहीं लेते हो तब अगेन से अपियर होता है। तो दैट इज अ रेकरेंट क्रॉनिक यूटीआई।
उसके रूप में बदल जाता है, तो Okay. उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार हमें इंजेक्टेबल्स भी देने पड़ते हैं उसके लिए। गॉट इट डॉक्टर। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्योंकि हमारी ऑडियंस को इसके बारे में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड, जो भी उन्हें प्रॉब्लम है। सो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अपने हाइजीन का ध्यान रखिए और अपनी हेल्थ का भी, जिससे कि आगे चल के आपको ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना हो, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।